हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी स्वागत करता हूं आपका एग्रीएंस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने पिछले क्लास में चर्चा की थी चौहान राजवंश की, और चौहान राजवंश के बाद में आज अपन राजस्थान के राजवंशों में एक महत्वपूर्ण राजवंश उठा रहे हैं, आमेर का कच्छावा राजवंश। आमेर का कच्छावा राजवंश। आज अपन आमेर के कच्छावा राजवंश की शुरुआत करेंगे। अभी तक आपने हमारे एग्रीएंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा प्ले स्टोर में जाकर हमारे एग्रीएंस क्लासेज के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेगी सारे सब्जेक्टों की। पृथ्वीराज कच्छावा। देखो भाई, इनका जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था पूरणमल। पृथ्वीराज कच्छावा के बाद में क्या स्थितियां होती है, एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, पूरणमल। पूरणमल के अलावा जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था भीम सिंह। उसका नाम क्या था, भीम सिंह। और भीम सिंह के अलावा जो पुत्र था उसका नाम था सांगा। और सांगा के अलावा जो पुत्र था उसका नाम था भारमल। अब देखो ही, सबसे पहले क्या हुआ था, पृथ्वीराज कच्छावा की मैंने बताया था विवाह किसके साथ हुआ था, बीकानेर के लूणकरण की पुत्री बालाबाई के साथ। तो बालाबाई के कहने पर उत्तराधिकारी किसको बना दिया था, इस पूरणमल को। मतलब कि बालाबाई के कहने पर, बालाबाई के कहने पर उत्तराधिकारी घोषित। बालाबाई के कहने पर उत्तराधिकारी घोषित किसको कर दिया था, पृथ्वीराज कच्छावा ने पूरणमल को। इस पृथ्वीराज कच्छावा की मृत्यु होती है 1527 ईस्वी में। तो 1527 से लेकर और 1534 तक कौन शासक रहता है, पूरणमल। लेकिन बाद में पूरणमल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पूरणमल की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है, भीम सिंह। कब बनेगा, 1534 ईस्वी में। और ये मात्र 2 साल के लिए शासक रहता है, 1534 से 36। इसके बाद इसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु। भीम सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। तो इसे भीम सिंह का जो पुत्र था उसका नाम था रतन सिंह। भीम सिंह का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, रतन सिंह। अब देखो, भीम सिंह के बाद में शासक कौन बन जाता, रतन सिंह। वैसे तो नंबर तो इनका आना चाहिए था, लेकिन शासक कौन बन जाता है, रतन सिंह। ये 1536 में इसकी मृत्यु होती है। तो ये कब बनता है शासक, 1536 से लेकर 1547 ईस्वी तक शासक रहता है। अब इस रतन सिंह की 1-2 बातें इंपॉर्टेंट निकल के आती। एक तो भाई साहब, ये 1 नंबर का निकम्मा आदमी था। कौन, रतन सिंह। क्योंकि इसको कहा जाता है आमेर का विलासी शासक। ध्यान रखना, आमेर का विलासी शासक, आमेर का विलासी शासक। इसके अलावा देखो, इसने क्या करा था कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने, रतन सिंह ने। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। कोई काम नहीं किया ऐसे ही कि शेरशाह सूरी का आक्रमण हो सकता है, ना तो इसने कोई विरोध किया, ना कोई बात सीधे किया, ठीक है आक्रमण होने ही नहीं देंगे, अपना अधीनता स्वीकार कर लेते। इसी कारण इसको कहा जाता है जयपुर का अयोग्य शासक। बोलो, क्या कहा जाता है, जयपुर का अयोग्य शासक।
तो देखो जयपुर का विलासी शासक या जयपुर का अयोग्य शासक किसको कहा जाता है? रतन सिंह को। 1536 से लेकर 1547 तक ये आमेर की गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये एक नंबर का हरामखोर आदमी था, इसलिए इसके छोटे भाई आस्करण ने जेर देकर हत्या कर दी। छोटे भाई आस्करण ने हत्या कर दी और गद्दी पर कौन बैठ गया? आस्करण। अब इस बात से ये दोनों नाराज होंगे कि नहीं होंगे भाई? और तुम सबसे पहले देखो भीम सिंह को बना दिया, कोई बात नहीं, बड़ा था बना दिया। अब भीम सिंह की जब मृत्यु हुई तो नंबर तो इनका आना चाहिए था भाइयों का, लेकिन भीम सिंह के पुत्र रतन सिंह को बना दिया। चलो फिर भी कोई बात नहीं, सहन कर लिया। अब जब रतन सिंह की मृत्यु हो गई तो रतन सिंह का भाई आस्करण शासक बन रहा है, जबकि वो चाचा तो अभी बैठ रही हैं और भतीजे शासक बन रहे हैं। इसका विरोध भी किया था इन्होंने। ये आस्करण क्या हुआ कि गद्दी पर बैठते ही तीर्थ यात्रा पर निकल गया। आस्करण गद्दी पर बैठते ही तीर्थ यात्रा पर निकल गया। पीछे से बारमल ने सामंतों को अपनी ओर मिलाया और बारमल क्या बन जाता है? यहाँ का शासक बन जाता है 1547 ईस्वी में। बोलो कब? 1547 ईस्वी में। और कब तक रहता है? 1573 ईस्वी तक। अब जब ये आस्करण तीर्थ यात्रा से वापस आता है तब इसको पता चलता है कि आमेर तो आज से चला गया है। तो इसको ये सबसे पहले नंबर 1 किसकी शरण में जाता है? सलीम शाह सूरी की शरण में। सलीम शाह सूरी की शरण में। किसकी शरण में चला जाता है? ये सलीम शाह सूरी की शरण में चला जाता है। देखो भाई, सलीम शाह सूरी की शरण में चला गया। अब होता क्या है कि सलीम शाह सूरी अपना एक व्यक्ति भेजता है जिसका नाम था हाजी खां पठान। हाजी खां पठान। ये आस्करण सलीम शाह सूरी की शरण में जाता है। ये सलीम शाह सूरी शेरशाह सूरी का पुत्र था। इसके पास जाता है और कहता है कि मेरे चाचा बारमल ने आमेर की गद्दी मेरे से छीन लिए, इसलिए आप मेरी सहायता करो। तो ये सलीम शाह सूरी इस आस्करण की सहायता के लिए किसको भेजता है? हाजी का पठान को भेजता है। कहाँ पर? बारमल के पास में। लेकिन बारमल इसको धन वगैरह देकर इसके साथ संधि कर लेता है और ये हाजी का पठान वापस आ जाता है। तो सलीम शाह सूरी के पास जब आस्करण की बात नहीं बनी तो ये नंबर 2 पर किसकी शरण में जाता है? सरफुद्दीन की शरण में जाता है। सरफुद्दीन की शरण में। और ये सरफुद्दीन कौन था? तो ध्यान रखना है, सरफुद्दीन मेवात का सूबेदार था। मेवात का सूबेदार। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना, हम कहते हैं ना कि बारमल निकम्मा था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बना लिए थे। इसकी भी कुछ बारमल की भी कुछ मजबूरियाँ थी, इस कारण इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आस्करण जब पहली बार किसकी शरण में गया? सलीम शाह सूरी की शरण में। तो सलीम शाह सूरी ने आस्करण की सहायता के लिए किसको भेजा था? हाजी खां पठान को। लेकिन हाजी खां पठान को बारमल ने धन वगैरह देकर इसके साथ संधि कर ली थी, इसलिए हाजी खां पठान तो वापस आ जाता है। जब आस्करण को पता लग गया कि सलीम शाह सूरी की शरण में कुछ नहीं होने वाला है तो ये नंबर 2 पर किसकी शरण में जाता है? सरफुद्दीन की शरण में जाता है। और सरफुद्दीन उस टाइम कौन था? मेवात का सूबेदार था। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ये अकबर के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो बारमल को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि यदि सरफुद्दीन अकबर को कहकर यदि आस्करण की सहायता करेगा तो ये तय है कि मेरे हाथ से आमेर की गद्दी चली जाएगी। इस कारण बारमल को ये डर सता रहा था। उसी टाइम क्या हुआ था? इस सलीम शाह सूरी के सेनापति हाजी खां पठान ने आक्रमण कर दिया था नारनौल पर। बोलो कहाँ पर कर दिया था? नारनौल पर। और नारनौल हरियाणा में। और उस नारनौल का जो शासक था उसका नाम था मजनू खां। नारनौल का शासक था वो कौन था? मजनू खां। अनिल कपूर, मजनू भाई। नारनौल का शासक कौन था? मजनू खां। जब हाजी का पठान ने नारनौल पर आक्रमण किया तो इस मजनू खां को ये पता चला कि भाई थोड़े समय पहले इसी हाजी का पठान ने कहाँ आक्रमण किया था? आमेर के बारमल पर आक्रमण किया, लेकिन बारमल ने उसको धन वगैरह देकर संधि कर ली। तो इस मजनू खां ने इस बारमल से क्या मांगी थी भाई? सहायता मांगी।
इस बारमल से सहायता मांगी और बारमल इसकी सहायता के लिए कहाँ आ जाता है, नारनौल आ जाता है। और हाजीका पठान के साथ पहले संधि कर रखी थी इसने बारमल ने, तो इस हाजीका पठान को कहता है कि अभी तो तेरे को पैसे दिए, तो ये हाजीका पठान कहता है कि वो तो आमेर के लिए दिए थे, अब नारनौल के लिए दो। तो ये मजनू खां इस बारमल की सहायता से इस हाजीका पठान को कुछ पैसे देकर और इसको वापस भेज देता है। इससे ये मजनू खां बड़ा खुश हो जाता है, मजनू खां का मजा आ गया यार, तूने मेरी सहायता कर दी। और ये दोनों बारमल एवं नारनौल का मजनू का क्या हो जाते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन गए तो एक दिन ऐसे ये दोनों चाय की थड़ी पर चाय पी रहे थे, चाय की थड़ी पर चाय पी रहे थे, तो इस मजनू खान ने ऐसे ही मतलब थोड़ा ज्ञान झाड़ने के लिए बोल दिया कि ये तो ठीक है, तूने उस हाजीका पठान को समझा दिया, नहीं तो मेरी तो अकबर से जान पहचान है, मैं तो लपका ही देता अकबर को बोल के उसको। तो बारमल ने तुरंत कहा, अच्छा तू अकबर को जानता है, अकबर से जान पहचान है तेरी, तो यार मेरी मुलाकात करवा। अभी जैसे मैं बोल दूं मैं विराट कोहली को जानता हूं, तो आप क्या कहोगे, सर मेरे को मिलवा दो, एक सेल्फी ले दो। तो उसी प्रकार इस बारमल ने भी मजनू खां को कहा, अच्छा तू अकबर को जानता है तो मेरी मुलाकात करवा दे। तो इस मजनू खां ने ज़्यादा कहने पर 1556 ईस्वी में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 1556 ईस्वी में इस बारमल की मुलाकात किससे करवाई थी, अकबर से। कहाँ पर, दिल्ली में। आपने यदि वो जोधा अकबर मूवी देखी है तो आपको पता होगा, अकबर ऊपर सिंहासन पर बैठा रहता है और ये मजनू खां और उसके साथ जो आदमी होता है वो कौन है, अपने आमेर के बारमल ही है। ये दोनों वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो एक सांड बिदक जाता है, उसको कंट्रोल में कौन करता है, अपने बारमल जी करते हैं। आमेर अकबर खुश भी होता है और इसकी पीठ भी थपथपाता, उस पिक्चर में देखा होगा आपने, तो वो अपने बारमल जी थे। मतलब कि आमेर के राजा बारमल की पहली मुलाकात अकबर से 1556 ईस्वी में दिल्ली के अंदर हुई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, किसकी सहायता से, नारनौल के मजनू खां की सहायता से। अब ये अकबर से मिल तो गया था पहली बार, उसी टाइम क्या होता है कि अकबर 1562 ईस्वी में, अकबर 1562 ईस्वी में कहाँ जा रहा था, अजमेर जा रहा था, दिल्ली से अजमेर जा रहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो ये सांगानेर के निकट जब पहुँचता है तो ये चगताई खां की सहायता से बारमल इससे दूसरी बार मुलाकात करता है। कौन सी पहली बार मुलाकात तो कहाँ हो गई थी, 1556 में दिल्ली में मुलाकात हो गई थी नारनौल के मजनू खां की सहायता से। दूसरी मुलाकात जब अकबर अजमेर जा रहा था तो सांगानेर में इसकी मुलाकात होती है चगताई खां की सहायता से। वो मुलाकात कौन सी थी, दूसरी। और यही मुलाकात में इसने बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आ गई बात समझ में, 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कारण क्या था, क्योंकि ये आस्करण, देखो बंदे ने इतनी अच्छी अपनी रणनीति घुमाई कि ये आस्करण सरफुद्दीन के पास पहुंचा। सरफुद्दीन अकबर द्वारा नियुक्त सूबेदार था मेवात का। ये सरफुद्दीन इस बारमल की अकबर तक शिकायत कर रहे, उससे पहले ये बंदा नारनौल के मजनू खां एवं चगताई खां की सहायता से अकबर के पास 2 बार तो पहुंच गया था और दूसरी बार में तो अकबर की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। कारण क्या था, आमेर की गद्दी बचाना था, नहीं तो ये आस्करण इससे गद्दी छीन लेता। इस कारण हमारे बारमल जी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो पृथ्वीराज कच्छावा के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक आता है उसका नाम क्या है, राजा बारमल। एक बार देखो वापस, पृथ्वीराज कच्छावा के कितने पुत्र थे, 4। नंबर 1 पर पूर्णमल, नंबर 2 पर भीम सिंह, नंबर 3 पर सांगा और नंबर 4 पर बारमल। बालाबाई के कहने पर इस पृथ्वीराज ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था, पूर्णमल को। 1527 में पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है तो 1527 से लेकर 34 तक शासक कौन रहता है, पूर्णमल आमेर का। लेकिन जब पूर्णमल की मृत्यु हो जाती है तो शासक कौन बनता है, भीम सिंह। लेकिन भीम सिंह भी 2 साल ही शासक रहता है और 36 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे भीम सिंह का पुत्र था जिसका नाम था रतन सिंह। ये रतन सिंह आमेर की गद्दी पर बैठ जाता है 1536 से लेकर 1547 तक। लेकिन ये इसको कहा जाता है जयपुर का विलासी शासक या अयोग्य शासक, किसको, रतन सिंह को। और इसने शेरशाह सूरी के कारण इसके छोटे भाई आस्करण ने इसकी हत्या कर दी। अब आस्करण गद्दी पर बैठते ही तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन तीर्थ यात्रा पर वापस आता जब तक देखता है कि आमेर की गद्दी पर किसका शासन हो गया है,
भारमल का। तो ये पहले नंबर पर किसकी शरण में जाता है? सलीम शाह सूरी की शरण में। लेकिन वहाँ से बात नहीं बनती है तो दूसरे नंबर पर किसकी शरण में जाता है? ये सरफुद्दीन की शरण में। ये सरफुद्दीन जो अकबर द्वारा नियुक्त मेवात का सूबेदार था। लेकिन ये सरफुद्दीन अकबर तक इसकी शिकायत पहुँचाए जब तक तो भारमल ने 1556 में नारनौल के मजनू खां की सहायता से दिल्ली में मुलाकात भी कर ली थी अकबर से, और 1562 में चगताई खां की सहायता से सांगानेर में मुलाकात करके अधीनता स्वीकार कर ली और अपने आमेर की गद्दी को स्थायी कर लिया था। तो आगे वाला जो शासक बनेगा अपने वो कौन बनेगा? आगे वाला जो अपना शासक बनेगा वो बनेगा भारमल। अब देखो भाई, सांगा की भी एक बात निकल कर आती है, इसको तो अपन ने छोड़ ही दिया था बीच में, इसकी भी एक बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो इसने सांगानेर कस्बा बसाया, सांगानेर कस्बा बसाया। ये सांगानेर वर्तमान में जयपुर जिले में है, जहाँ पर सांगानेर इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है भाई, ठीक है। तो ये सांगानेर बसाने वाला कौन है? पृथ्वीराज कच्छावा का पुत्र सांगा। दूसरी चीज़ देखो, इसने मोज़माबाद पर अपना अधिकार किया था, मोज़माबाद पर अधिकार अपने मामा जेत सिंह की सहायता से मोज़माबाद पर अधिकार किया था इसने। तो सांगा की भी दो बात ध्यान रखना, एक तो इसने सांगानेर कस्बा बसाया एवं एक मोज़माबाद पर अधिकार कर लिया था। इसका मामा था, ये बालाबाई का पुत्र था, तो ये बालाबाई का पुत्र था, तो इसका मामा कौन हो जाएगा? जेत सिंह की सहायता से मोज़माबाद पर भी अधिकार कर लिया था। अब अपना जो नेक्स्ट शासक आएगा वो कौन है? राजा भारमल।